हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं मटेरियल साइंस का वन शॉट वीडियो जिसका कोड है BOE 303। और लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो वॉच इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए, ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में मटेरियल साइंस का जो टू द सिलेबस हम बात करेंगे। जो एक एक जो सिलेबस में है उसी के टॉपिक्स लेके हम चलते हैं। तो पहला है कि फेज डायग्राम। चैप्टर का नाम ही फेज डायग्राम है। फिर समझते हैं फेज डायग्राम होता क्या है। फेज डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन के फंक्शन के रूप में एक मटेरियल के स्टेबल फेसेस को दिखाता है। फेज डायग्राम मटेरियल्स के बिहेवियर को समझाने के लिए और एलॉयज़ और दूसरे मटेरियल्स के डिज़ाइन और प्रोसेसिंग को गाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So a phase diagram is a graphical representation that shows the stable phases of a material as a function of temperature, pressure and composition. Phase diagrams are crucial for understanding the behavior of materials under different conditions and for guiding the design and processing of alloys and other materials. तो फेज डायग्राम हो गया। चलिए, फेज डायग्राम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। So, a solid solution is a homogeneous crystalline structure where two or more types of atoms are distributed in the crystal lattice. The solute atoms occupy the position in the crystal lattice of the solvent, forming a single phase system. Solid solution can significantly affect the properties of the material such as strength, hardness, and electrical conductivity. सॉलिड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जहां दो या उससे ज़्यादा प्रकार के एटम्स क्रिस्टल लैटिस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यह एटम एक सिंगल फेस सिस्टम बनाते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो मॉलिक्यूल या एटम जो अरेंज्ड हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड है। ठीक है, टाइटली पैक्ड हैं। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है। इसमें सॉल्यूट एटम सॉल्वेंट एटम्स को लेटिस साइट्स पर रिप्लेस करते हैं। इसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट एटम्स का एटॉमिक साइज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, इन अ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन द सॉल्यूट एटम रिप्लेस द सॉल्वेंट एटम्स इन द लेटिस साइट्स। For this to occur, the solute and solvent atom must have similar atomic size and the same crystal structure. Important, the same crystal structure and similar atomic size. Following the human Rothery example, just like कुछ अगर उदाहरण लें तो जैसे हमारा ब्रास है, कॉपर एंड जिंक, वेयर जिंक एटम सब्स्टिट्यूट कॉपर एटम्स इन द लेटिस। ठीक है, जहाँ जिंक एटम कॉपर एटम को लेटिस में रिप्लेस करते हैं। अब चलिए बात करेंगे इंटरस्टेशियल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं डायग्राम जो हमारा है, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर का डॉट है वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। जैसा कि डिफिनीशन के मुताबिक इसमें सॉल्यूट एटम सॉल्वेंट एटम को लेटिस साइट्स पर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, रिप्लेस करते हैं। इसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट एटम्स का एटॉमिक साइज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, और फिर इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो in an interstitial solid solution, the solute atom occupy the interstitial space, the gaps between the solvent atoms in the crystal lattice. तो इसमें सॉल्यूट एटम सॉल्वेंट एटम्स के बीच के इंटरस्टेशियल स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं। ये तब होता है जब सॉल्यूट एटम बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू सॉल्वेंट एटम्स। ठीक है, दिस टाइप टिपिकली occur when the solute atoms are much smaller than the solvent atom. और एग्जांपल में जैसे बात करें तो स्टील, आयरन और कार्बन ले लें। ठीक है, जहाँ कार्बन एटम आयरन लेटिस के इंटरस्टेशियल स्पेसेस में फिट होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट मतलब कि जो बहुत कम स्पेस है वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना भी सकते हो, डायग्राम में दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे सॉल्वेंट जो है सॉलिड को डायरेक्टली रिप्लेस कर दे रहा है, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट ना होकर एक छोटे से जगह पर जाके प्लेस हो जा रहा है। तो ये रहा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये रहा उसके डायग्राम। तो टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल ऑफ द सॉलिड रिप्लेस इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन क्या होता है इन विच द सॉलिड पार्टिकल फिट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तो दोनों में यही एक डिफरेंस है कि ये जो है तुरंत डायरेक्टली रिप्लेस करता है और ये जो होता है कि बीच में जाकर फिक्स हो जाता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि ह्यूमेरोथ्री के रूल्स, ठीक है। द ह्यूमेरोथ्री रूल्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज्ड टू प्रेडिक्ट वेदर टू मेटल्स विल फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन alloyed together. These rules are crucial in the study of metallurgy and material science. The rules are named after William Hume-Rothery, a British metallurgist who made significant contribution to the understanding of alloy formation. ठीक है, ह्यूमे-रॉथरी के रूल्स एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो प्रेडिक्ट करते हैं कि दो मेटल सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे या नहीं जब एलॉय टुगेदर होंगे, ठीक है। ये रूल्स मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में काफ़ी क्रुशियल है, ठीक है। तो इसको मतलब कि अगर हम बात करें ह्यूमेरोथ्री के जो गाइडलाइंस है वो ये फैक्टर्स कुछ फॉलो करते हैं, जैसे एटॉमिक साइज फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी। एटॉमिक साइज फैक्टर क्या होता है? दो मेटल्स के एटम रेडियाई में डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एटॉमिक साइज फैक्टर है कि फॉर टू मेटल्स टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनने जाता है दो मेटल में, देयर एटॉमिक रेडियाई मस्ट डिफर बाय नो मोर देन अबाउट 15% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। या एटॉमिक साइज फैक्टर में बात कर लीजिए, जब साइज़ की बात करें तो हम यहाँ 15% दिखाएंगे कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ द साइज डिफरेंस इज लार्जर द लेटिस स्ट्रेंथ बिकम्स टू सिग्निफिकेंट फॉर द स्टेबल सॉल्यूशन टू फॉर्म, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोनों मेटल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है। The two metals should have the same crystal structure. This is because mismatched crystal structure can lead to an unstable solid solution due to differences in atomic arrangement. ये बात हम याद रखेंगे कि दोनों मेटल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस छोटा होना चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू मेटल्स शुड बी स्मॉल। लार्जर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स रेदर देन अ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर बात करेंगे वैलेंसी। मेटल्स का वैलेंसी सिमिलर होना चाहिए। मेटल्स विद सिमिलर वैलेंसी आर मोर लाइकली टू फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज डिफरेंट। द मेटल विद द हायर वैलेंसी टेंड टू बी सॉलिड। जिसकी ज़्यादा वैलेंसी होगी वो ज़्यादा बोलने की रहेगा, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम लोग फेस रूल कि फेस रूल क्या होता है, ठीक है। फेस रूल एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है जो इक्विलिब्रियम में क्लोज सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्क्राइब करता है। इस रूल को अमेरिकन केमिस्ट जोसिया विलियम गिब्स ने फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। द फेस रूल फॉर्मुलेटेड बाय अमेरिकन केमिस्ट जोसिया विलियम Gibbs is a principle used in thermodynamics to describe the number of degree of freedom, an independent variable. In a closed system at equilibrium, the rule provided a relationship between the number of component phases and degrees of freedom in the system, ठीक है। तो उसके वो दिया गया था कि फेस रूल इक्वेशन है। द फेस रूल इज गिवन बाय इक्वेशन F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 वेयर F इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट और P इज द नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, C कंपोनेंट्स केमिकली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और फेसेस डिस्टिंक्ट फिजिकल फॉर्म, ठीक है। अब इस डायग्राम में तीन मेन रीजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अलावा एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का रीजन भी दिखाया गया है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का रीजन भी दिखाया गया है, ठीक है। अब चलिए कुछ की पॉइंट जैसे ट्रिपल पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में एक पॉइंट है जो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस फेसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट तीनों फेज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब तीनों फेज साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। डायग्राम के राइट साइड ऊपर में एक पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट के बाद लिक्विड और गैस फेसेस में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। यह रीजन सुपर क्रिटिकली फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। ये रीजन जो आप देख रहे हैं ये सुपर क्रिटिकली फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे कुछ रीजन्स की, जैसे सॉलिड, ठीक है। ये ग्रे कलर रीजन है जो टेम्परेचर को कम और प्रेशर के ज़्यादा होने पर होता है, ठीक है। बात करेंगे लिक्विड, ये ग्रीन कलर रीजन है जो मीडियम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। बात करेंगे फिर गैस की, ठीक है। ये रेड कलर रीजन है जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होता है। और फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। ये येलो ग्रीन रीजन है जो क्रिटिकली पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। अब लाइन्स और पॉइंट्स कुछ समझते हैं, जैसे A to A डैश। ये लाइन शो करता है कि अगर हम लिक्विड को हीट करें
तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना फेज चेंज के। अब बात करेंगे बी टू बी डैश की। ये लाइन शो करती है कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे पी सी कि पी सी यहाँ क्या शो कर रहा है, यह प्रेशर की क्रिटिकल वैल्यू को डिनोट करता है। अब बात करेंगे टी सी, यह टेम्परेचर की क्रिटिकल वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो पूरा डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि मटेरियल का फेस किस टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंज होगा। ये मटेरियल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एलॉयज़ और कंपाउंड्स के बिहेवियर के प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे कि सिंगल कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स ओनली वन केमिकल सब्सटेंस। देखिए नाम में ही हैज़ इट नेम सजेस्ट, द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स ओनली वन केमिकल सब्सटेंस एंड इट्स phase behavior is studied under varying condition of temperature and pressure. The most commonly studied single component system is water. Water is the most commonly single component system, but other materials such as metal, iron, aluminum, etc. are also significant in material science, ठीक है। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस होता है और इसके फेज बिहेवियर को वेरिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर स्टडी किया जाता है। एग्जांपल वाटर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इस फेज डायग्राम में तीन मेन रीजन होते हैं, ठीक है। जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें तीन मेन रीजन हो रहे हैं, ठीक है। इस फेज डायग्राम में तीन मेन रीजन्स हैं, आइस, वाटर, ठीक है, और वाटर वेपर, ठीक है। चलिए इन रीजन्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। डायग्राम के सेंटर में ओ है, ये जो ओ आप देख रहे हैं, ठीक है। डायग्राम के सेंटर में एक पॉइंट है जो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट है जो कि ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ये ट्रिपल पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आइस यानी सॉलिड, ठीक है, आइस यानी सॉलिड, और वाटर यानी लिक्विड, ठीक है, वाटर यानी लिक्विड, और वाटर वेपर यानी गैस इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब तीनों फेज साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यूज़ हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस और 0.06 एटॉमिक प्रेशर, ठीक है। डायग्राम के टॉप राइट में एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट में लिक्विड और गैस फेस कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। ये रीजन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स के टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू हैं 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 218 एटॉमिक प्रेशर, ठीक है। अब रीजन्स बात करें कि ये आइस रीजन है, वाटर रीजन है, वाटर वेपर है, ठीक है। आइस ये रीजन लो टेम्परेचर और वेरिंग प्रेशर पे होता है, यह एरिया डायग्राम के लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। और वाटर ये रीजन मॉडरेट टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, ये एरिया डायग्राम के सेंटर पर है। और वाटर वेपर ये रीजन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होता है, ये एरिया डायग्राम के राइट साइड और बॉटम पर है, ठीक है। और लाइन्स और पॉइंट्स की बात करते हैं जैसे, ठीक है, O2A1, ठीक है। बात करते हैं मेल्टिंग कर्व है, ये लाइन शो करती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा। और फिर O2A बात करेंगे, O2A1 ये, ठीक है, O2A1 ये लाइन शो करती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा। और O2A ये लाइन बॉइलिंग कर्व कहेंगे इसको, ठीक है, ये बॉइलिंग कर्व होगा हमारा। ये लाइन शो करती है प्रेशर इंक्रीज होने पर वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बनेगा। और O2B यानी सप्लीमेशन कर्व, O2B ये देख रहे हैं, ये O2B सप्लीमेशन कर्व है। ये लाइन शो करती है कि प्रेशर डिक्रीज होने पर आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सप्लीमेशन। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि वाटर का फेस किस टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंज होगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एनवायरमेंटल साइंस। अब बात करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ आयरन। द आयरन कार्बन फेज डायग्राम इलस्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन एज टेम्परेचर एंड कंपोजिशन चेंज, ठीक है। तो वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ आयरन जो है वो आयरन कार्बन फेज डायग्राम से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये समझाया गया है, जहाँ पर देखें आप एक्स एक्सिस में फ्रॉम 600 टू 1600 गया है, जो कि टेम्परेचर इन सेल्सियस है, और यहाँ पर मास परसेंट में दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जो ग्राफ जो गई है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट ले गए हैं, और यहाँ लिक्विड प्लस सेमेंटाइट और स्टेनाइट प्लस सेमेंटाइट, ठीक है। और जैसे जैसे ग्राफ में परसेंटेज बढ़ता घटता गया है, वैसे वैसे इसमें डायग्राम्स खींचे गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हम वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो इतने डिटेल में नहीं समझा सकते, और इसको आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम की। बाइनरी फेज डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाइनरी फेज डायग्राम दो कंपोनेंट के बीच का फेज इक्विलिब्रिया दिखाता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। यह मटेरियल साइंस में काफ़ी वैल्यूबल टूल है और एलॉय सिस्टम का बिहेवियर को समझाने के लिए, एलॉय टूल का सिस्टम के बिहेवियर को समझाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A binary phase diagram represents the phase equilibrium between two components as a function of temperature and composition. It is a valuable tool in material science for understanding the behavior of alloy system, predicting microstructures and guiding heat treatment process. यहाँ पर फेज डायग्राम बनाया गया है, जैसे कि आप फेज डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वर्स एक लाइन गई है और यहाँ पर सॉलिडस बन जा रहा है, और यहाँ एल प्लस अल्फ़ा एल प्लस बीटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये बीच की जो लाइन रेड में देख रहे हैं आप, इसको भी डिवाइड करके यहाँ पर लिक्विडस और यहाँ लिक्विडस यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। और बात करेंगे फिर आइसोमॉर्फस सिस्टम की। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि बाइनरी फेज डायग्राम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉलिडस है, सॉल्वस है, सॉलिडस है, लिक्विडस है और ये सॉल्वस है, ठीक है। ये टेम्परेचर्स आप एग्ज़ाम में अच्छे से बनाएंगे और इसको अच्छे से मेंशन करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आइसोमॉर्फस सिस्टम में, ठीक है, जहाँ दो कंपोनेंट्स कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में, बोथ लिक्विड और सॉलिड फेसेस में, ठीक है। ठीक है, आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या कहलाता है? इज अ टाइप ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम वेयर टू components आर completely soluble in each other in both the liquid and solid phase. This means that the two components form a continuous series of solid solution over the entire range of composition. ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर लिक्विड दिया गया है, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ एल प्लस अल्फ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको ये शो भी करना है एग्ज़ाम में कि ये क्या रीज़न है और यहाँ पर फिर क्या बन जा रहा है। ये माइक्रोस्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी आपको शो करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और फिर बात करेंगे द टाई लाइन रूल। ये रूल इक्विलिब्रियम में फेसेस के कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। द टाई लाइन rule helps determine the composition of faces in equilibrium in a binary phase diagram, ठीक है। ये सब दो नंबर क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जा सकता है 7 मार्क्स में। और टाई लाइन, अ बाइनरी फेज डायग्राम बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी व्हेन एन एलॉय इज प्रेजेंट इन टू फेज रीजन। अ टाई लाइन एट द टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट फिक्सेस द composition of the two faces. This is the consequences of Gibbs phase rule which provides for only 1 degree of freedom, ठीक है। इसको आप अच्छे से डायग्राम देखेंगे और डायग्राम अच्छे से बनाएंगे एग्जाम में तो क्लियरली एक्सप्लेन होगा कि टाई लाइन रूल क्या होता है। और फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग लेबर रूल। ये ग्राफिकल मेथड है जो फेज डायग्राम में रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ फेसेस को डिटरमाइन करता है। द लेबर रूल इज अ ग्राफिकल मेथड यूज इन फेज डायग्राम to determine the relative proportion of phase in a two-phase region. It is a particularly useful in binary phase diagrams such as isomorphous, eutectic, and peritectic. The lever rule allows you to calculate the fraction of each phase present in a mixture of equilibrium, weight fraction of phase 1 and weight fraction of phase 2, ठीक है। और ये डायग्राम अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर एक टाई लाइन बनाई गई है जो इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ रही है हमें, ठीक है। ये और अच्छे से समझाया गया, आप इसको पढ़ के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर बात करेंगे आइसोमॉर्फस सिस्टम का एप्लीकेशन, ठीक है। आइसोमॉर्फस सिस्टम वेयर टू कंपोनेंट्स आर completely soluble in each other in both liquid and solid phase play a crucial role in various fields of material science and engineering. The complete solubility allows for the formation of homogeneous solid solution which can be tailored to achieve specific properties and performance in different applications, alloy design and development और heat treatment processes. आइसोमॉर्फस सिस्टम के एप्लीकेशन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे यूटेक्टिक फेज डायग्राम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम जहाँ दो कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में लिमिटेड सॉलिबिलिटी रखते हैं और लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली सॉलिबिलिटी, ठीक है, समझेंगे। यूटेक्टिक फेज डायग्राम रिप्रेजेंट द फेज इक्विलिब्रिया इन अ बाइनरी सिस्टम वेयर द टू कंपोनेंट्स हैव limited solubility in each other in the solid state but complete solubility in the liquid state, ठीक है। दो कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में लिमिटेड सॉलिबिलिटी में रखते हैं और लिक्विड स्टेट में कम्प्लीटली सॉलिबिलिटी
ठीक है, लिक्विड स्टेट में कम्प्लीटली सॉलिबिलिटी। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ यूटेक्टिक सिस्टम इज अ यूटेक्टिक पॉइंट वेयर द लिक्विड फेज साइमल्टेनियसली सॉलिडिफाइड। जो बहुत ही मेन पॉइंट होता है यूटेक्टिक सिस्टम में, वो यूटेक्टिक पॉइंट होता है जहाँ पर लिक्विड फेज साइमल्टेनियसली सॉलिडिफाइज इनटू टू डिस्टिंक्ट सॉलिड फेज एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने फेज डायग्राम बनाया हुआ है। आप ये फेज डायग्राम अच्छे से समझेंगे तो ये टेम्परेचर दिया गया है यहाँ से ऊपर जब जा रहा है, और ये सॉलिडस का लाइन है जहाँ पर लिक्विड एक जा रहा है और एक बी प्लस लिक्विड जा रहा है, और दोनों के बीच का क्या बोलेंगे, लिक्विडस बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट है छोटा सा कि जो भी कॉम्पोजिशन दिया गया वो एक्स कहला रहा है, both the relatives amount of two phases A, B और C, D and the composition of one or possibly both depend on the temperature। ठीक है, और फिर बात करेंगे कि पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम एक सिस्टम है जहां सॉलिड और लिक्विड फेज मिलकर एक डिफरेंट सॉलिड फेज बनाते हैं अपॉन कूलिंग। ठीक है, इन अ पेरिटेक्टिक सिस्टम आर सॉलिड एंड लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट सॉलिड फेज अपॉन कूलिंग। तो यहाँ पर फेज डायग्राम दिया गया है, यहाँ टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पर हमारा एक अलग जा रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और एल प्लस बीटा, ये पेरिटेक्टिक रीजन है हमारे। ठीक है, हाइपो पेरिटेक्टिक रीजन और हाइपर पेरिटेक्टिक रीजन। ठीक है, उसके बीच में जा रहा है पेरिटेक्टिक रीजन। सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी यानी अल्फा फेज और सॉलिडिफिकेशन ऑफ पेरिटेक्टिक यानी बीटा फेज। ठीक है, ये सब डायग्राम आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी जाके आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ और भी इनवेरिएंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, और मोनोटैक्टिक भी होता है जो सिंथेटिक, और भी बहुत सारे हैं जैसे मोनोटैक्टिक, सिंथेटिक और मेथोटैक्टिक रिएक्शन भी फेज डायग्राम में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे इनवेरिएंट रिएक्शन दिए गए हैं, यूटेक्टिक, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टोइड। ठीक है, ये फेस बॉन्ड आप जो समझ रहे हैं यहाँ पर एल, गामा, अल्फ़ा, अल्फ़ा जो दिया गया और ये बगल बगल में जो बीटा बीटा दिया गया, आप इसको अच्छे से इनवेरिएंट रिएक्शन बता सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे फ्री एनर्जी कंपोजिशन कर्व्स फॉर बाइनरी सिस्टम क्या होता है। दिस कर्व डिस्क्राइब द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन शोइंग फेज स्टेबिलिटी। ठीक है, ये कंपोजिशन लिखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कर्व देख रहे हैं ये हमको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ्री एनर्जी कैसी होती है हमारी। ठीक है, ये गिब्स एनर्जी जा रही है। गिब्स एनर्जी आपको आई होप पता होगा, वन शॉट वीडियो तो पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा। ठीक है, ये कंपोजिशन कैसे यहाँ कवर हो रहा है, कैसे कवर नहीं हो रहा है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, और फिर बात करेंगे माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग कूलिंग, क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग माइक्रोस्ट्रक्चर में। तो ड्यूरिंग कूलिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस इज़ क्रिटिकल फॉर मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इन चेंजेस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि ये बहुत टफ टॉपिक है और मेरे को नहीं लगता कि पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ मैग्नीशियम, जिंक और यहाँ पर जो दिया गया है सबस्ट्रेट, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं वो मैंने फिगर के यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर जो ऑरेंज है वो सिलिकॉन, SiC, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो है कि ये क्वेश्चंस अगर आप मेरे कर लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ही इनफ क्वेश्चंस है और इसके अलावा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं और आप डिटेल में भी इसको सर्च करके लिख सकते हैं। हालांकि ये 7 मार्क्स में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि व्हाट आर ह्यूमेड-ऑर्थरी रूल्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमेड-ऑर्थरी रूल्स क्या होता है। तो ह्यूमेड-ऑर्थरी रूल्स प्रोवाइड द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। दे आर क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग सॉलिबिलिटी एंड फेज स्टेबिलिटी। ठीक है, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह आप उसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। और फिर एक्सप्लेन द लेवर रूल एंड इट्स एप्लीकेशन इन फेज डायग्राम। लेवर रूल क्या होता है और उसका एप्लीकेशन फेज डायग्राम आप बाकायदे बना के लिख लेंगे। ठीक है, द लेवर रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट द फेज प्रोपोर्शन इन टू फेस रीजन्स ऑफ बाइनरी डायग्राम्स। इट इज़ अप्लाइड यूजिंग द टाइल एंड कनेक्टिंग फेसेस। और फिर डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन यूटेक्टिक एंड पेरिटेक्टिक सिस्टम। आप इसमें बाकायदा यूटेक्टिक क्या लिखेंगे, पेरिटेक्टिक लिखेंगे और फिर 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन यूटेक्टिक सिस्टम लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू टू सॉलिड फेज साइमल्टेनियसली, while in पेरिटेक्टिक सिस्टम अ लिक्विड एंड अ सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट सॉलिड फेज। ठीक है, और फिर बात करेंगे
हाउ डू माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग कूलिंग आफ्टर मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इम्पैक्टिंग मटेरियल परफॉर्मेंस इन एप्लीकेशन। आप इसको, ये 4 क्वेश्चंस अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में से कर लिए तो मुझे लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को ही। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बात की कि फेज डायग्राम क्या होते हैं। तो फेज डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द स्टेबल फेसेस। ठीक है, फेज डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन के फंक्शन के रूप में एक मटेरियल को स्टेबल फेसेस को दिखाता है। फेज डायग्राम मटेरियल्स के बिहेवियर को समझाने के लिए और एलॉय को दूसरे मटेरियल्स के डिज़ाइन को, प्रोसेसिंग को गाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन एक होमोजेनियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ 2 या उससे ज़्यादा प्रकार के आइटम क्रिस्टल लेटिस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये आइटम एक सिंगल फेसेस सिस्टम बनाते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन सिंगल फेसेस सिस्टम। ठीक है, इसके 2 प्रकार, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टेशियल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल में रिप्लेस करता है और इंटरस्टेशियल में रिप्लेस ना कर कर वो चला जाता है, मतलब कि जब जहाँ छोटे स्पूल होते हैं वहाँ जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आप फिगर भी बना सकते हैं कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पर फिक्स हो रहा है। और ठीक है, फिर इसके बाद ह्यूमन ऑथोरिटी रूल्स पढ़े हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ऑथोरिटी रूल्स पूछा जा सकता है, जो कि विलियम ह्यूमन ऑथोरिटी द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये ब्रिटिश मेटलर्जिस्ट हैं और उसके कुछ रूल जैसे एटॉमिक साइज फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी। ठीक है, और अब बात करेंगे कि एटॉमिक साइज फैक्टर, 2 मेटल्स के एटॉमिक रेडियस में फिर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों मेटल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस छोटा होना चाहिए। वैलेंसी, मेटल के वैलेंसी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग द फेस रूल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है जो इक्विलिब्रियम में क्लोज सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्क्राइब करता है। इस रूल को अमेरिकन केमिस्ट जोसिया विलियम गिब्स ने फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, और इसका मेन फॉर्मूला F=C-P+2, जहाँ पर F जो होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और C जो होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होता है और P जो होता है नंबर ऑफ फेसेस होता है। और ये हमने फिगर भी समझ लिया। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और फिर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ वाटर, वाटर वेपर, आइस, यहाँ पर O दिख रहे हैं, O2A, O2C, O2B और O2A1, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। वन कंपोनेंट सिस्टम जो कि हमारा आयरन कार्बन फेज डायग्राम से वो होता है। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया ऑस्टेनाइट क्या होता है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट क्या होता है। ठीक है, और फिर बाइनरी फेज डायग्राम जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फेज इक्विलिब्रिया को डिस्कस करता है बिटवीन टू कंपोनेंट। ठीक है, और फिर हमने आइसोमॉर्फस सिस्टम की बात की है। एक टाइप का बाइनरी फेज डायग्राम होता है जहाँ 2 कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन ईच अदर। ठीक है, और फिर टाई लाइन रूल। ठीक है, और फिर लेवर रूल, और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन, फिर यूटेक्टिक और पेरीटेक्टिक। ठीक है, ये 2 फेज डायग्राम भी डिस्कस किए हुए हमने। और फिर कुछ इन्वेरिएंट रिएक्शन जो कि अदर हैं, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरीटेक्टिक, पेरीटेक्टॉइड। ठीक है, और फिर कुछ फ्री एनर्जी कंपोजिशन कप्स और बाइनरी सिस्टम, और फिर माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग कूलिंग क्या होता है। ठीक है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट आर ह्यूमन ऑथोरिटी रूल्स और उनके सिग्निफिकेंस सॉल्यूशन में, आप इसको ऊपर से भी लिख सकते हैं। और ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर कहीं पूछेगा। और फिर लेवर रूल क्या होता है, फिर उसके एप्लीकेशन ऑफ फेज डायग्राम, और फिर डिफरेंस बिटवीन यूटेक्टिक एंड पेरीटेक्टिक क्या होता है, और फिर माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग कूलिंग आफ्टर अफेक्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये चैप्टर हम लोग कवर अप कर लिए यहाँ फर्स्ट 1 शॉट में, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। सो अब ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन फेज डायग्राम। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।